2022 में ही इसे क्या है 31वें देश के रूप में इसे ज्वाइन किया है। और इसका अगर आपसे पूछा जाए कि हेडक्वार्टर कहाँ है तो पेरिस में, ठीक है, पेरिस में जो है इसका हेडक्वार्टर है। यानी कि अब इसके टोटल देशों की संख्या कितनी है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का 31, क्योंकि लेटेस्ट है तो लेटेस्ट के साथ ही आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और यही जो है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जो है वो इसी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अच्छा एक दिन अभी पता है क्या हुआ, मैंने एक कमेंट पढ़ा, एक कमेंट ये पढ़ा कि एक छात्र ने कमेंट किया था कि समझ में तो नहीं आया, क्लास में पूरी देख ली, और वो हिस्ट्री क्लास थी। अब मुझे ताजुब ये होता है भैया, जो एमसीक्यू की क्लासेज होती है ना माय डियर, वहाँ पे अगर आप समझने बैठोगे तो तब समझोगे जब आप कम से कम 1 से 2 बार पढ़े हो। अब आप एक भी बार पढ़े हैं नहीं और सोच रहे हैं कि पहली बार में आएंगे तुरंत ख़त्म कर देंगे, तुरंत चले। अरे माय डियर, उसके लिए कुछ तो आपको कम से कम बैकग्राउंड का पता होना चाहिए कि अब मैं राजा राम मोहन राय जी के बारे में बात कर रहा हूँ तो आपको कुछ पता ही नहीं है कि राजा राम मोहन राय जी कौन थे, तो आपको लगेगा हाँ सर कुछ मतलब कुछ तो बोल रहे हैं, सुनो, फिर बाद में उधर समझ में नहीं आता। ऐसे नहीं होता है, कुछ तो आपको बैकग्राउंड का पता होना चाहिए माय डियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उसके कमेंट पढ़ के मुझे हंसी आ रही थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नई दिल्ली में आयोजित 7वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? चलिए बताइए, मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? जवाब दीजिए। जी भैया, रायसीना डायलॉग आपको पता है ना कि भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें विभिन्न देशों, करीब 90 देशों के लोगों को जो है इसमें बुलाया जाता है, ठीक है। 90 देशों के लोगों को बुलाया जाता है। यहाँ पर 100 से ज़्यादा सेशन और 210 से ज़्यादा स्पीकर होते हैं जो अलग अलग देशों से आते हैं। और ये आपका जो है 7वां रायसीना डायलॉग था, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो। और हर साल नई दिल्ली में ही आयोजित किया जाता है। तो इस बार के अगर आपका पूछा जाए 7वें के अध्यक्ष कौन थे, तो उर्सुला वान डर लियन, ये भैया आपके यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट है, ठीक है। उर्सुला वान डर लियन आपके जो है यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट है, ये इस बार के अध्यक्ष वो थे, क्या नाम है, अतिथि थे। मिशन वात्सल्य योजना किससे संबंधित है? चलिए मिशन वात्सल्य योजना बताइए किससे संबंधित है, जवाब दीजिए। देखो इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि चीज़ें जो देखो, करंट अफेयर्स अलग चीज़ है और हिस्ट्री और ये चीज़ें अलग होती हैं। करंट अफेयर्स में तो मैं भाई हर चीज़ आपको खुद ही बताता रहता हूँ, लेकिन अब आप सोचिए कि इतिहास और भूगोल की क्लासेज में आपको बेसिक से पढ़ाऊँ तो पता है 5 या 7 प्रश्न में ही, 5 से 7 प्रश्न में ही मेरा कम से कम 30 से 40 मिनट चला जाएगा अगर मैं बेसिक से पढ़ाऊँ। कि अगर आप एकदम नहीं पढ़ें तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग समझा करें कि पढ़ने आए हैं तो उस चीज़ को कम से कम 1-2 बार पढ़ें हो। तो थ्योरी के लिए क्लासेज अलग से कराई जाती हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया, ये जो है महिलाओं और बच्चों के एकीकृत लाभ से संबंधित है। इसमें दरअसल ये कहा जा रहा है कि इसके लिए से जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो प्रत्येक बच्चे हैं उनका जो बचपना हो वो कैसा स्वस्थ हो, ठीक है, और साथ ही साथ जो है जो प्रत्येक बच्चे हो उनके लिए जो भी चीज़ें हमें प्रोवाइड कराई जानी हो, जो उनके लिए ज़रूरी है वो दिया जाए, समझ गए। और जो इसके ज़रिए जो SDG गोल्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसके तक भी हम लोग पहुँच सकें, तो इसके लिए वात्सल्य योजना की शुरुआत की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड अफेयर्स यानी क्या, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की जा रही, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और एक केंद्र सरकार द्वारा शुरू की जा रही, ये भी आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। चलो, हेल्थ स्टार रेटिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। हेल्थ स्टार रेटिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पर पूछ रहा, बताइए सत्य कौन सा है, जवाब दीजिए। अरे ये क्या हुआ, चलो यहाँ पूछ रहा है कि हेल्थ स्टार रेटिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, जवाब दीजिए, बताइए। इसमें आधे से लेकर 5 स्टार तक जो है अंक दिए जाएंगे। इसमें सभी पदार्थों को शामिल किया गया, इसमें खुली और तो इसमें केवल ये सत्य है, बाकी जो है सभी, इसमें सभी खुली चीज़ों को नहीं, केवल पैक चीज़ें होंगी इसमें। और इसे जो है आपके 2023 से, कब 2023 से शुरू करने की योजना है। इसमें सभी पदार्थों को नहीं भैया, इसमें सभी पदार्थों को नहीं अभी शामिल किया गया है, ठीक है। अभी ये मैंडेटरी भी नहीं बनाया गया, ठीक है, अभी सभी पदार्थों को इसमें शामिल भी नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए, इसे मिल्क और जो दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर रखा गया है,
हिंद महासागर सामुद्रिक संगोष्ठी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उसे क्या कहते हैं हम लोग? हिंद इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, ठीक है। बताइए सामुद्रिक संगोष्ठी के यहाँ पर कौन है? तो IONS, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, ठीक है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जैसे इसमें हर 2 साल के लिए इसको जो है अध्यक्षता दी जाती है इसकी, ठीक है। और 2007 में इसकी स्थापना की गई थी और भारत के पास 2008 में था। भारत के पास 2008 में जो है इसकी अध्यक्षता थी, तब से खैर अभी नहीं आई है, फिर आएगी ऐसा बात नहीं है। और वो उसका पहला भी था, जो इसका पहला था वो 2008 था और उसी समय जो है इसका जो है अध्यक्षता भी भारत ने हासिल की थी। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया है? फ्रांस। अब आप कहेंगे सर इंडियन ओशियन में तो फ्रांस है ही नहीं। भैया है, इंडियन ओशियन में फ्रांस है। पूछे कैसे? फ्रांस के जो औपनिवेशिक देश थे उसका एक छोटा सा रीयूनियन आप देखेंगे मेडागास्कर के बगल में, आपके उसके उत्तरी में देखेंगे तो वहाँ स्थित है, वही फ्रांस का भी भाग है, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेशन उपलब्ध किसके द्वारा चलाया गया काला बाजारी से संबंधित जो है ऑपरेशन है? बताइए ऑपरेशन उपलब्ध। चलिए जवाब दीजिए, किससे संबंध है भैया? काला बाजारी से। देखिए भैया हुआ ये है कि अभी हाल ही में रेलवे पुलिस फोर्स, जिसे क्या कहते हैं? RPF, तो इसका सही जवाब क्या? RPF। आपको पता है आप लोग जब टिकट लेने जाते हैं तो आप लोग को टिकट नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि जो अनऑथराइज्ड है, जो क्या करते हैं कि वो टिकट ऑलरेडी बुक करके रख लेते हैं और क्या करते हैं बाद में उसी को ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को पकड़ने के लिए, ठीक है, इसी चीज़ को पकड़ने के लिए RPF ने एक कराया हुआ है कि जिससे इसे काला बाजारी रुके। और क्या कहते हैं, जो इनकी वास्तव में ज़रूरत है, जो एक समान आदमी जिसको कम पैसे में सरकार भी चाहती है मिल जाए, उनको मिल सके, ठीक है। बहुत परेशानी होती है टिकट्स के, अगर आपको जल्दबाजी में चाहिए तो फिर कितना हज़ार एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ रहे हैं। सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश से संबंधित है? बताइए। चलिए जवाब दीजिए, सरमत किस देश से संबंधित है? बताइए। अंतर महाद्वीपीय समझते हैं, मतलब आप पता है उसे इस कॉन्टिनेंट से उठा करके उस कॉन्टिनेंट तक आप उस मिसाइल को भेज सकते हैं। सोचो, मतलब इतनी दूरी तय कर सकता है वो। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है? रूस का। भैया ये रूस का है। और जो इसने जो है ये दिया है, दरअसल सरमत नाम कहाँ से ये भी जानो, तो ये रूस के जो है पुराने क्या नाम है? नोमैडिक माने क्या होता है? वहाँ के से हम लोग इसे जनजातीय कहते हैं। तो वहाँ के वैसे ही जनजातीय लोग थे इनके। और ये जो है रूस और यूक्रेन और कजाकिस्तान जो आज का है, पहले आपको पता है सोवियत संघ का एक भाग होता था, तो उन देशों से संबंधित हैं। तो उन्हीं लोगों के नाम पर जो है इसका नाम ये सरमत रखा गया, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किस साल तक नेवी में प्रयोग होने वाले उपकरणों को अपने ही देश में बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? जी भैया, सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि हम आने वाले 15 सालों में, ठीक है, आने वाले 15 सालों में हम जो है अपने देश में ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे। लक्ष्य तो उनका 100% का, लेकिन सभी में जैसे 3 कैटेगरी उन्होंने बनाई हैं, 3 कैटेगरी बनाई है, तीनों कैटेगरी का अलग अलग। जैसे कुछ कैटेगरी का उन्होंने कहा है कि हम 90% कर देंगे, कुछ का उन्होंने कहा है कि हम 60% कर देंगे, कुछ का 30% कर देंगे। क्योंकि सभी का आप लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत पूंजी चाहिए। तो ये चरणबद्ध होगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल तो हम इन चीज़ों को करें। तो उसके लिए लक्ष्य रखा है 2015 से 2030 तक, ठीक है, ये इन्होंने लक्ष्य रखा है। ओके, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कि टैंक विरोधी गाइडेड मिसाइल हेलिना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताइए। हेलिना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हेलिना, बताइए इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, इसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यानी क्या, टैंक विरोधी गाइडेड मिसाइल हिंदी में कहते हैं। नाम क्या? हेलिना। तो और इसकी पता है, अच्छा, ये DRDO मिसाइल तैयार की छोटी दूरी के लिए प्रयोग किया था। बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो क्या 1 तथा 2 दोनों जवाब दिया उसे। जी भैया, छोटी दूरी केवल 7 किलोमीटर तक अभी इसकी क्षमता है, ठीक है। तो छोटी दूरी हुआ भैया इसके लिए। और इसे जो क्या कहते हैं, हेलिना नाम इसका इसलिए पता है क्योंकि ये हेलीकॉप्टर, जी भैया, हेलीकॉप्टर पर जो है इसका प्रयोग किया जा सकेगा, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग
तो इसीलिए क्या हेलीकॉप्टर बेस्ड ऐसे हेलिना नाम दिया गया, HENAJ, हेलिना, ठीक है, हेलिना। समझ गए कहाँ से है हेलिना? अब तो याद रहेगा ना कि कैसे, आपको इसका नाम अब अच्छे से और याद हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस समीपवर्ती राज्य में विलेज डिफेंस ग्रुप की स्थापना की गई? क्या विलेज डिफेंस ग्रुप की स्थापना की गई, बताइए। ये जो है हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि यहाँ पर जो है विलेज डिफेंस ग्रुप जो है स्थापित किए जाएंगे, और इन्हीं को क्या विलेज डिफेंस कमेटी, पहले इन्हें क्या विलेज डिफेंस कमेटी जाना जाता था, लेकिन अब इन्हें क्या विलेज डिफेंस ग्रुप के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। ऐसा नहीं है कि ये जो है 1990 के करीब करीब जो है ऑलरेडी ये जो कमेटी मैंने बताई, तो करीब करीब 4100 के आसपास विलेज डिफेंस कमेटीज होती थी, ठीक है, समझ गए। देखो आपको न्यूज में और सरकारें चाहे जो बताएं, ठीक है, लेकिन असलियत ये है कि अभी भी हमारा जम्मू कश्मीर सुरक्षित नहीं हो पाया है। ये मैं वहाँ के, अभी देखो हाल ही में 5 जवानों की शहादत भी हो गई यार, उनको तो मेरी तरफ से दुख की बात है, ठीक है। तो मतलब आप समझ सकते हैं किस हिसाब से चीज़ें जो है हमारे सामने नहीं आ पा रही हैं, दिक्कत तो ये भी है। मेस आयनक किस देश का प्रसिद्ध कॉपर खनन क्षेत्र, बताइए। किस देश का प्रसिद्ध कॉपर खनन खनन क्षेत्र है? खनन मैंने बोल दिया चलिए बताइए भैया। देखिए ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र न्यूज में इसलिए था क्योंकि ये अपने खनन के लिए नहीं था। अभी इसने हाल ही में ये कहा है भारत को कि देखिए हम जो है इस क्षेत्र का पूरी तरीके से क्या हिफाजत करेंगे। अब कहोगे कि ये देश, ये दूसरे देश वाले हमें क्यों बता रहे हिफाजत करने के लिए? उसका ये रीज़न है माय डियर, क्योंकि यहाँ पर बामियान बुद्ध, जी भैया आपको पता है ना बुद्ध में कई जो है भाग है, तो बामियान बुद्ध के जो है इसी इसी में सैनिक क्षेत्र में जो है काफ़ी ज़्यादा वो क्या उसके अवशेष देखने को मिलते हैं। यहीं पर सबसे बड़ी जो आप वो नहीं देखे थे बुद्ध जी की खड़ी हुई मूर्ति, जिसे तालिबानियों ने उड़ा दिया था, शायद आप लोग को याद हो। अब जो बहुत नए उनको नहीं याद होगा, जो जिनकी उम्र 26-27 साल है वो देखे होंगे इसको, ठीक है। उन लोगों ने उड़ा दिया था। तो ये भैया आपके अफगानिस्तान में तालिबान बताया तो आप समझ गए होंगे। और ये बहुत बड़ा खनन क्षेत्र है। दरअसल यहाँ पर चाइना इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है इनके खनन क्षेत्रों में। तो जब इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है तो ये जो क्षेत्र हैं, जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इनको उन्होंने कहा है कि हम उसे संरक्षित रखेंगे, आप उसकी दिक्कत मत लीजिए, ठीक है। और आपको पता ही है कि जो बामियान बुद्ध था वो आपके जो है गुप्त साम्राज्य पर, और साथ ही साथ क्या जो आपके सासनियन और साथ ही साथ क्या हेलेनिस्टिक जो स्टाइल है, उन सभी को जो है ये क्या, उन सभी में इसकी छवि, बामियान बुद्धा की छवि देखने को मिलती है, ठीक है। और उस समय जो बुद्ध जी की उन्होंने मूर्ति तोड़ी थी वो पत्थरों से बनी थी, ऐसा नहीं था कि पत्थरों को काट के बनाया गया था। वो उस समय विश्व की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक थी। बुद्ध जी के संबंध में बता रहा हूँ, बुद्ध जी के संबंध में बता रहा हूँ, ना कि अन्य मूर्तियों के संबंध में, ठीक है। चलो, भारत में कुल जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट की संख्या कितनी है? अब आप सोचेंगे जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट क्या होते हैं। देखिए भैया जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट होते हैं जिनसे हमें पृथ्वी के बारे में जानने को मिलता है। जी भैया, जैसे भारत में आपके करीब करीब जो है, अभी मैं बताऊंगा कितने हैं इनके। अभी हाल ही में 2 और नए साइट्स मिले, 2 नए साइट्स और मिले। एक आपका मिला है जो है शिवालिक के पास, जो आपका सिक्किम में स्थित है। शिवालिक वाला तो आपका हिमाचल प्रदेश में है। और एक आपका मिला है जो जिसे क्या कहते हैं बक्सा फॉर्मेशन का है, जो आपके कहाँ पर सिक्किम में मिला है। तो ये 2 जगहों पर मिले हैं, और ऐसे अभी तक इन दोनों को मिला करके करीब करीब 34, जी भैया 34 जियोलॉजिकल साइट्स हमारे भारत में स्थित है, ठीक है। और जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है, ये इसकी क्या पेरेंट बॉडी है, ठीक है। यही जो है इनकी पहचान करता है, इनका संरक्षण करता है, ठीक है माय डियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समझ रहे हो ना, समझ गए ना जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट क्या होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलो बताओ कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये जो है वहाँ की क्या है, ये आपको देख के क्या लग रहा है? ये वहाँ से, ये उस राज्य से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण क्या नाम है, उनकी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। अब जैसे कि बिहू असम का होता है ना, सेम वैसे बताओ। चैती चांद सिंधी का है। पुथा नाडु तमिलनाडु का है। विशु आंध्र प्रदेश का। उगड़ी तेलंगाना का। बताइए किसका होगा?
तो जितने लोगों ने क्या यहाँ पर विशु जवाब दिया उससे कीजिए भैया, विशु आपका केरला का होता है, केरला का, ठीक है, केरला का होता है। अब देखो जिनको नहीं पता वो अच्छी, जैसे मैं आपको 5-6 बताता हूँ। चेती चांद आपका सिंध का है, पुथनाडु आपका तमिलनाडु का, ठीक है, विशु आपका केरला का हो गया, उगड़ी आपका हो गया कहाँ पर, देखो उगड़ी आपके 2-3 राज्यों में है, एक तो आपका कर्नाटका का हो गया, एक तेलंगाना का है, एक आंध्र प्रदेश का हो गया, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का हो गया। अब आंध्र प्रदेश का ये हो गया। उसका देखो यहाँ पर एक और होता है पहला बैसाख, जो आपके बंगाल में होता है, वो जो उनके न्यू ईयर जो मनाया जाता है उसे वो लोग पहला बैसाख कहते हैं, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ समवस्त्र पादबो, ये जो है आपके गोवा और केरला में जो है मनाया जाता है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण है जो आपको पता होने चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने दार्लोंग जनजाति को जो है जनजातीय सूची में शामिल करने की बात की, यह किस राज्य से संबंधित है बताइए। चलो बताओ यह किस राज्य से संबंधित है, फटाफट जवाब दीजिए। ये बेसिकली जो है हालम जो कम्युनिटी है उनसे जो है इनका संबंध है, कौन से, हालम कम्युनिटी से होता है। और ये आपके जो है त्रिपुरा, अजी भैया त्रिपुरा राज्य में स्थित है, जिनको अभी केंद्र सरकार ने ये कहा है, एक बिल पास किया जिसमें कहा गया है कि हम इन्हें शामिल करेंगे, ठीक है। चलो तो आपको पता होना चाहिए बिंदु सागर लेक किस मंदिर के पास स्थित है। जी भैया ये उस मंदिर के पास स्थित होने के साथ ही बहुत बढ़िया वहाँ की क्या स्थिति बनाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया जितने लोगों ने यहाँ पर लिंगराज मंदिर जवाब दिया वो सही कर। लिंगराज मंदिर है कहाँ भैया, तो आपके ये भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर कहाँ है भैया, आपके उड़ीसा में स्थित है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है ना बढ़िया से। और यहीं पर आपका क्या बिंदु सागर लेक है उड़ीसा। वैसे सारे मंदिर उड़ीसा में ही है, जगन्नाथ, तारा तारणी, कोणार्क, सूर्य, और वहाँ पर क्या उदयगिरी और खंडगिरी की क्या गुफा भी है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा भी आपको देखने को वहीं पर मिलती है। चलो कोडावा भाषा बोलने वाले लोग मुख्यतः किस राज्य में मिलते हैं बताइए। कोडावा भाषा बोलने वाले लोग मुख्यतः किस राज्य में मिलते हैं बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए भैया क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहाँ पर क्या कर्नाटक जवाब दिया। देखिए भैया इनकी बहुत बड़ी आबादी जो है वहाँ के जो कुर्ग जिला है वहीं पर स्थित है, और ये कोडावा बोलते हैं, ठीक है। और इनको जो है कोडावाज कहा जाता है। क्या, कोडावाज का, KODAVAS, कोडावाज कहा जाता है, कोडावा बोली बोलते हैं। और अगर देखा जाए तो ये बहुत पुरानी बोलियों में से, पहले पता है पहले इनकी भाषा का कोई स्क्रिप्ट ही नहीं था, ये बिना किसी लिपि के जो है इनकी भाषा थी। लेकिन बाद में समय के साथ इसमें जो है लिपि भी आ गई, लेकिन पहले स्टार्टिंग में नहीं था। और ये द्रविड़ियन जो आपकी भाषा है, दो समूह है, उससे समझो द्रविड़ समूह की भाषाएं हैं, उससे इनका जो है संबंध होता है, ठीक है। और एक चीज़ ये भी जान के चलो कि इसे जो है यूनेस्को के जो इंडेंजर्ड आपके लैंग्वेज की लिस्ट में भी इसे शामिल किया गया है। मतलब वो भाषाएं जो विलुप्त होने के कगार पर है उसमें जो है इस कोडावा भाषा को भी रखा गया है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व स्मारक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, चलिए बताइए, थोड़ा सा बताइए। क्लास अच्छी लग रही है तो भैया लाइक जरूर कर दिया करें और सब्सक्राइब नहीं किया करें। फिर बता रहा हूँ बहुत चुन चुन के प्रश्न लाता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना, फिर देख लेना कैसे प्रश्न पूछता है, ठीक है। ज़्यादातर स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ भी और क्या प्लेस स्पेसिफिक, जैसे कि वो स्थान कहाँ पर है, या साथ ही साथ कुछ रिपोर्ट्स पूछ ले, तो इन सभी चीज़ों को ही देखिए यहाँ पर कवर किया जा रहा है। फालतू की चीज़ें मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा कहने का मतलब है आपका 1 घंटा है तो 1 घंटा सही जाए, से 30-40 मिनट ज़्यादा तो क्लास होती ही नहीं मेरी। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने क्या 18 अप्रैल जवाब दिया वो सही कर ले। जी भैया इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, विश्व स्मारक दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे बेसिकली वर्ल्ड हेरिटेज डे के नाम से भी जानते हैं। इस बार की थीम क्या थी, इस बार की थीम थी हेरिटेज एंड क्लाइमेट। क्या, हेरिटेज एंड क्लाइमेट। ओके दोस्तों, इस बार का थीम क्या था इसका, हेरिटेज एंड क्लाइमेट था। ओके चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, और भारत में अगर पूछा जाए कुल कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो 40। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और अभी हाल ही में जो शामिल हुआ था वो आपका गुजरात का जो धोलावीरा था, गुजरात का जो धोलावीरा था वो अभी 40वां था जो शामिल हुआ था, अभी लेटेस्ट वाला, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और विश्व भारत का एकमात्र जो मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो आपके सिक्किम में स्थित है, जिसे क्या कहते हैं, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है, वो मिक्स्ड वालों में।
किस राज्य सरकार ने साइक्लोपियन दीवार को, जी भैया क्या, साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा, बताइए किस राज्य सरकार ने भैया इस प्रस्ताव को भेजा, जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा, साइक्लोपियन दीवार। तो देखिए भैया ये आपके राजगीर में स्थित है, और राजगीर आपके किस राज्य में पड़ता है भैया, राजगीर आपके जो है बिहार में पड़ता है। तो बिहार में जो है इसे देखिए क्या हुआ कि केंद्र सरकार को भेजा है, क्योंकि भैया केंद्र सरकार इसकी लिस्ट बना करके फिर यूनेस्को को भेजेगी, तब उसके बाद चीज़ होती। मैंने आपको पिछली क्लासेज में भी बताया हुआ है। और बिहार से देखिए तो ऑलरेडी 2 साइट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में हैं। एक आपका तो नालंदा है ऑलरेडी, और एक आपका महाबोधि मंदिर है जो बोध गया का। तो 2 ऑलरेडी हैं, तीसरे की जिन्होंने प्रस्ताव भेजा हुआ है, पहले केंद्र सरकार मंजूर करे तब तो। चलिए हट्टी समुदाय किस राज्य के जनजातीय समुदाय से संबंधित है, बताइए। हट्टी समुदाय किस राज्य के जनजातीय समुदाय से संबंधित है, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा, दरअसल भैया अभी हाल ही में उस राज्य सरकार ने जो है इनको सम्मिलित करने की प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र सरकार फाइनली जो है सुनने मारा है कि इन्हें करने वाली। लेकिन हम लोग को क्या पता होना चाहिए कि जो न्यूज़ में वो हम लोग को पता होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश, जी भाई हिमाचल प्रदेश की है। दरअसल इन्होंने हट्टी नाम अपना हाट से लिया था, हाट मतलब एक बाजार होता था, तो वहीं से उन्होंने अपना नाम क्या हट्टी रख लिया। भारत का कौन सा पहला शहर जो है ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क में शामिल हुआ है, ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क में शामिल हुआ है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, देखिए भैया ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क वो होते हैं जो आपके क्या सिल्क के कामों को लेकर के काफ़ी एक विश्व स्तरीय पहचान रखते हो, चाहे उनका इतिहास कुछ वैसा रहा हो। तो आप इसका सही जवाब क्या पाएंगे, अभी बेंगलुरु को, जी भैया बेंगलुरु को शामिल किया गया है, या ये भारत का पहला शहर भी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या होता है ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क में कि जो क्राफ्ट्समैन यानी जो कलाकार होते हैं वो जो है अपने ज्ञान को एक दूसरे के लोगों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है, ये होता है। अभी तक जो है इसमें 13 जगहों को 9 देशों के 13 जो है ऐसे 9 जगहों को जो है शामिल किया गया है, और भारत का इससे बेंगलुरु पहला है। आगे देखते हैं कौन सा और होता है। अगला प्रश्न, निम्न को सुमेलित कीजिए। चलिए भैया निम्न को सुमेलित करना, बताइए यहाँ पर कौन सा होगा, मलखम्ब, थांगटा, कलारी, पयट्टू और गटका, बताइए किस राज्य से संबंधित हैं। ये उस राज्य के प्रमुख खेलों में से एक है, ठीक है। ये खेल है मलखम्ब, थांगटा, कलारी पट्टी, गटका, ये उस देश के खेल है। दरअसल अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो खेलो इंडिया स्कीम आई है उसमें ये कहा गया है कि इनमें जो है राज्यों के या विभिन्न राज्यों के जो क्या होते हैं, जो वहाँ के प्रादेशिक स्तर के खेल होते हैं उनको भी शामिल करने की बात कही गई है। तो बताइए भैया कौन सा सही किससे है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका ABCD में से सही जवाब क्या दिया है, जी भैया बहुत ही आसान था, एक डी। अगर आप मलखम आपका मध्य प्रदेश, थांगटा आपका मणिपुर, कलारी पट्टू आपका केरला और गटका आपका पंजाब। तूने क्या डी जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बताइए किस भारतीय संगीत कंपोजर को ग्रैमी अवार्ड मिला, बताइए किस भारतीय संगीत कंपोजर को ग्रैमी अवार्ड मिला है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए भैया, तो क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या रिकी के जवाब दिया है, क्या रिकी के जवाब दिया है वो सही कर ले भैया। इनकी एक एल्बम आई थी क्या, डिवाइन टाइड्स, क्या था डिवाइन टाइड्स, इसके लिए इन्हें जो है ग्रैमी अवार्ड मिला हुआ है। तो मामूली बात नहीं ग्रैमी अवार्ड पाना भैया, ऐसे हल्के मत समझना। और ये देखो सबको मिलता ही नहीं है, ये जो है जो म्यूजिक इंडस्ट्री में जो यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका के म्यूजिक इंडस्ट्री में जो अच्छा काम करते हैं उन्हें दिया जाता है। तो रिकी रेज जी हमारे वहाँ से लेकर के आए हैं, तो भारतीय हैं, तो गर्व की बात है। तो चलिए बताइए, इसी के साथ चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू। और फिर से भैया अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। और सबसे बड़ी चीज़ भैया अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वरना ऐसी महत्वपूर्ण क्लासेज आप लोग को नहीं देख पाओगे, मैं बता दे रहा हूँ। ऐसे पहले 9वीं क्लास नहीं देखो, देख लो, और सुबह जो 8:30 और 12:30 वाली क्लास है जो वो भी देख लेना, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो फटाफट, बाय बाय, टाटा, सी यू।